अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपको उसमें कोई इशू तो नहीं है जो हमने लास्ट एग्जांपल्स की थी? नहीं होती, मेरे को क्लियर थी। ओके ओके ओके। सो आज जो है वो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को ही कंटिन्यू रख रहे हैं, बट आज हम जो है उसके एक दो भी यूजिंग बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच जो है वो हम टेबुलर मेथड ही देखेंगे विद दिस प्रॉब्लम, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। देन फिर हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे अबाउट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक लीनियर इंटीजर, और हम ये देखेंगे कि हम उनको किस तरीके से जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। ओके। सो जो हमारे पास इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है, बेसिकली ये है क्या? सो बेसिकली हमने डिसीजन ये करना है कि हम अपने इक्विपमेंट को रिप्लेस करें या रिप्लेस ना करें, मीन अपने पास रखें। ठीक है, सो अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास प्रॉफिट क्या है, यानी कि हमें बेनिफिट कितना आता है। और अगर हम उसको जो है वो रिप्लेस कर दें, मीन रिप्लेस नहीं करते, तो कितना बेनिफिट है। सो इसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं, ऑब्वियसली दैट इज वन इज द प्रॉफिट। ठीक है, कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रॉफिट इन ईयर आई, ठीक है, जनरेटेड बाय अ मशीन एट एजिंग टी, राइट। मीन इफ कि हम कह दें कि मशीन का जो एज है से 3 साल हो गई है, और हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि फॉर द ईयर 5 या 6 हमें इसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास MIT है, दैट इज रिगार्डिंग द मेंटेनेंस कॉस्ट। मीन अगर हम उसको कीप करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमें उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट अभी कितनी आती है। ठीक है, CIT जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट। रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट का मतलब ये है कि बेसिकली सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू होती है कि जैसे जैसे आपकी मशीन आप टाइम के अकॉर्डिंगली यूज करते रहते हो, तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती चली जाती है, तो उसको हम सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जी सो बिल्कुल। सो रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? सैल्वेज वैल्यू माइनस बाइंग अ न्यू इक्विपमेंट, मीनिंग उस इक्विपमेंट को जब हम न्यूली बाय करते हैं उसकी जो कॉस्ट है। सो सैल्वेज वैल्यू माइनस बाइंग अ न्यू इक्विपमेंट वुड बी द रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट। ठीक है, ठीक। सो टी बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एज ऑफ मशीन इन ईयर 1 की सेंस में, मीन एवरी ईयर इंक्रीज, सो 1 उसमें। और प्लानिंग होराइजन ये है कि अ, हम देखना क्या चाह रहे हैं कि हम 8 साल के लिए इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट का प्लान देखना चाह रहे हैं, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, कितना। सो हमारा प्लानिंग होराइजन क्या है। ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता ये मतलब अभी करंट इक्विपमेंट, ये न्यू इक्विपमेंट के तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैरामीटर्स नहीं है ना? नहीं नहीं, ऑब्वियसली जो आपके पास करेक्ट जी। इक्विपमेंट्स हैं और आपने ये डिसाइड करना है, सपोज आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो आपने ये डिसाइड करना है कि वेदर वी शुड रिप्लेस अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट और नॉट। ठीक है, उसको हम अपने पास रखें या उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, क्लियर? ठीक जी बिल्कुल। ठीक जी है, जी ओके। सो हमारे पास जो वैल्यू फंक्शन है दैट इज कि हम अपने ऑब्वियसली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, द जी। सेकेंड और जो डिसीजन वेरिएबल है वो ये है कि वेदर वी शुड कीप इट, कीप द इक्विपमेंट, और वेदर वी शुड रिप्लेस द इक्विपमेंट, राइट। सही। सो जी। हमारे पास वही अगेन 4 एलिमेंट्स ऑफ DP। स्टेजेस हम किसको लेंगे? ईयर, कि कितने साल के लिए आप जो है वो देखना चाह रहे हैं, मीन प्लान क्या है आपका, प्लानिंग होराइजन जो है वो क्या है। जबकि स्टेट होगा एट अ पर्टिकुलर स्टेट व्हाट वाज द एज ऑफ द इक्विपमेंट, मीन ईयर जो है दैट इज बेसिकली द, आप कह लो कि टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और एज ऑफ द इक्विपमेंट जो है दैट इज बेसिकली आई, के हम किसके परस्पेक्टिव से चल रहे हैं। और जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल है वो है कीप और रिप्लेस, मीन वेदर वी शुड कीप द इक्विपमेंट और वेदर वी शुड रिप्लेस द इक्विपमेंट। ठीक है, ठीक। ओके। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, राइट। दैट इज द बेसिकली हमारे पास क्राइटेरिया आ जाएगा। ओके,
ठीक। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमारे पास एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। सपोज कि हमारा जो प्लानिंग होराइजन है वो हम 8 साल के लिए देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो है प्रीवियस 8 साल का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एट जीरो का मतलब ये है कि हमने अभी इक्विपमेंट बाय किया है, इट्स अ न्यू इक्विपमेंट, ठीक है। ओके, सो PIT इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट, ठीक है। MIT is basically representing the maintenance cost for age for the year I at machine aging T. और SIT जो है that is basically the salvage cost, ठीक है। ठीक है। और MIT सॉरी मैं भूल गया कि MIT जो है that is a maintenance cost, मेंटेनेंस, ठीक है। ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट कह लो या फिर इसको कह सकते हो रनिंग कॉस्ट, ठीक है। ठीक। ओके, अब हमने रिकर्सिव रिलेशनशिप बनाना है। सो रिकर्सिव रिलेशनशिप जो है वो हमने हमारे पास दो मेन डिसीजन है कि हम मशीन को कीप करना चाह रहे हैं, हम उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अगर हम मशीन को कीपिंग के पर्सपेक्टिव से रखना चाह रहे हैं, सो व्हाट वुड बी द रिलेशनशिप मीन हमारा, हम बेसिकली तो हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि FN N is the that is the planning year, कि कौन से ईयर के अंदर हो। I is at what was the age of the equipment, K से बना है keep, ठीक है। अगर हम इक्विपमेंट को कीप करते हैं at the age of I और हम उसको प्लान कर रहे हैं फॉर nth होराइजन, सो कीपिंग के लिए हमारा जो फंक्शन बनेगा दैट इज प्रॉफिट माइनस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, प्लस द बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू we will get in the next, मीन जो प्रीवियस आइटरेशन से बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू आई होगी which is I plus 1, मीन प्रीवियस रो से I जो है दैट इज बेसिकली AG, ठीक है, जो प्रीवियस रो से बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू आई होगी, ठीक है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो PIT minus MIT is representing the state variable, ये इस पर्टिकुलर स्टेट से निकलेगा, जबकि F स्टार जो है ये प्रीवियस आइटरेशन से हमारे पास वैल्यू आ रही हो, ठीक है। ओके, सेकेंड हमारे पास है दैट इज द रिकर्सिव रिलेशनशिप के अंदर हम ये डिसीजन करते हैं कि हमें मशीन को रिप्लेस करना है, तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज CIT. CIT is basically the replacement cost, ठीक है। This is the replacement cost. So CIT हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, salvage value minus new equipment cost, ठीक है, ठीक है। salvage value minus new equipment cost, ये कर्सर नजर आ रहा है ना आपको? जी जी। Okay, so salvage value minus cost, that is the replacement cost, plus PI नॉट क्या है, दैट इज प्रॉफिट एट अ बाइक, अभी आपने न्यू इक्विपमेंट को बाय किया तो उस वक्त आपका प्रॉफिट क्या है, सो दैट इज द एज जीरो की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, ठीक है, 200, राइट। ओके, और मेंटेनेंस ऑब्वियसली जब आपने न्यू इक्विपमेंट बाय किए है तो उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो उसकी उस वक्त मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या आएगा कि हमेशा जो है, क्योंकि हमने रिप्लेस की बात की है, तो हमने हमेशा जो प्रीवियस आइटरेशन की जो ऑप्टिमम वैल्यू लेनी है वो एट एज इज इक्वल टू 1 लेनी है, क्योंकि जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इक्विपमेंट रिप्लेस हो गया, सो इसका मतलब ये है कि हम अगेन वापस जो है वो 1 ईयर के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अपने नया इक्विपमेंट बाय कर लिया, ठीक है ना। इस पॉइंट में समझा नहीं मसलन यहाँ पे कीपिंग में हम क्या करते थे, हम ईयर को फिर सारी बातें कीप कर रहे हैं तो हम आगे से आगे मूव करते चले जाएंगे, जी जी। लेकिन जब आप इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दोगे तो इट मीन यू हैव बाय द न्यू इक्विपमेंट, ठीक है। जब आपने इक्विपमेंट को नया बाय कर लिया तो इट मीन यू हैव टू कम बैक टू एज 1, सही, ठीक है ना।
अब हम इसको इसी एग्जाम्पल के ऊपर रिकर्सिव फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हम फर्स्ट जो है वो कर रहे हैं व्हेन अब कह लो कि हमारे पास जो है वो वन स्टेज टू गो है, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। सो हमने सबसे पहले कीपिंग वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कीपिंग वाला फार्मूला क्या था, दैट इज दिस वन, प्रॉफिट माइनस मेंटेनेंस प्लस द ऑप्टिमम वैल्यू वी गेट फ्रॉम द प्रीवियस इटरेशन। ठीक है, so when I is equal to 0, so what's the profit, that is 200, what's the maintenance, that is 10 plus the optimum value। so क्योंकि अभी इससे पहले हमने कोई आइट्रेशन की तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, so 200 minus 10 would be 190। ठीक है, if for I is equal to 1, this would be 180 minus 15 हो जाएगा। जी जी। For I is equal to 2, this would be 160 minus 20 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से आप I is equal to 3 के लिए करोगे 4 5 6 7 8। और ये प्रीवियस ईयर से कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आ रहा, मतलब 0 0। बिल्कुल, क्योंकि अभी फर्स्ट आइट्रेशन है ना, इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से आपने फॉर रिप्लेसमेंट के लिए, सो रिप्लेस का क्या है, जब I is equal to 0 है, सो सैल्वेज वैल्यू और कॉस्ट सेम होगी एट I is equal to 0। क्यों? क्योंकि जो सैल्वेज वैल्यू है वो भी 800 होगी और ऑब्वियसली जो कॉस्ट है वो भी 800 होगी। सो बेसिकली आपके पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट 0 होगी इन अ स्टार्टिंग ईयर, प्लस BI नॉट के दैट इज 200 माइनस मेंटेनेंस व्हिच इज 10, दिस इज आल्सो 190 आ गया। ये अगेन 0 होगा, क्यों? क्योंकि अपने अभी कोई फर्स्ट आइट्रेशन है। ठीक है, बट फॉर I is equal to 1, I is equal to 1 क्या होगा, salvage value mean when here is equal to 1, so salvage value है 700 minus cost क्या है, that is 800, so 700 minus 800 plus, so profit आपका है 0 क्या है, that is 200। ठीक है, minus MI नॉट क्या है, that is 10, और ये अगेन क्या होगा 0, so आपके पास आंसर क्या है 90। ओके, फॉर 2 के लिए अगेन सैल्वेज वैल्यू क्या आ जाएगी फॉर 2, दैट इज 650 माइनस सी। सो माइनस सी का मतलब बाइंग न्यू इक्विपमेंट, सो बाइंग न्यू इक्विपमेंट क्या है 800, सो ये बेसिकली 800 फिक्स रहेगा। सो 650 माइनस 800 प्लस 200 माइनस 10 प्लस 0, so this would be 40। ठीक है, ओके, सो इसी तरीके से आप रिप्लेस के लिए भी I is equal to 3 4 5 6 up to 8 कैलकुलेट कर लोगे एंड यू विल गेट दिस टेबल। क्लियर? अच्छा जी जी। ठीक है, सो ये हमने बेसिकली इन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और वी गेट, अगर हम कीप करते हैं तो हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं, अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, okay, now we are moving to next iteration when we will say 2 more stages to go। so अब मैं क्या करूँगा, मैं इनिशियल टेबल नहीं यूज करूँगा बल्कि इसी टेबल को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसी टेबल को यूज कर रहा हूँ तो मैंने इसी टेबल को 2 दफा रख लिया ऊपर नीचे। ठीक है, ओके, अब मैंने कीप करना है, सो ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, EI माइनस टी माइनस MIT, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जिसकी वजह से आंसर 190 आया था। ठीक है, सो इसका आंसर मुझे पता है विच इज 190 प्लस F स्टार M I प्लस 1। सो अब मुझे निकालना है कि प्रीवियस आइट्रेशन से जो बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू है वो क्या है। सो वो हमारे पास क्या है, दैट इज फॉर द नेक्स्ट, ये 190 है तो नेक्स्ट के लिए क्या है 165। अच्छा, ठीक है, so 190 plus 165 is equal to 355। ठीक है, so जब भी आपने कीप करना है हमेशा आपने I plus 1 मीन एजिंग फैक्टर प्लस 1 कर लेना है। सो एजिंग यहाँ पे 0 थी तो एजिंग प्लस 1 करके तो 1 पे आप आ जाओगे। इसी तरीके से जब I is equal to 1 होगा
तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 165 प्लस 140। ठीक है, ओके जब आप आई इज इक्वल टू 2 करोगे तो 140 प्लस 123, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फॉर आई इज इक्वल टू 3 क्या होगा, 123 प्लस 95, देन 95 प्लस दिस, ओके। लेकिन आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि जब आप i+1 की हमने क्या कहा है, स्टार वैल्यू मीन ऑप्टिमम वैल्यू, सो आपने ये देखना है कि कीपिंग और रिप्लेसिंग के अंदर जो बेस्ट वैल्यू मीन जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। कीपिंग, सिर्फ कीपिंग में? हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल हम कीपिंग को देख रहे हैं ना, कीपिंग तो अपनी कीपिंग और रिप्लेसिंग दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है उस एज में, ये भी आगे आ जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हमने रिप्लेस, अब रिप्लेस का ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये पूरे का पूरा एस आई टी माइनस सी टी आई नॉट माइनस एम आई नॉट, उसकी वैल्यू थी 190, ठीक है, प्लस f star n minus 1 point mean at the age 1 what was the optimum value, that is among this test which is 165, so 165 कर दिया, ठीक है। कीपिंग या रिप्लेसिंग दोनों में से हम बेस्ट वैल्यू चूज करें? हाँ, दोनों में से, ठीक है जी, उस साल के। सो इसमें तो हमेशा पास, क्योंकि हमेशा एफ स्टार 1 रहेगा तो इसलिए ये 165 ही रहेगा, क्योंकि इसमें बेस्ट 165 है जी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, दैट इज 90 प्लस 165, फाइन। नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, 40 प्लस 165, उससे नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 165, उससे नेक्स्ट के लिए आ जाएगा माइनस 60 प्लस 165, सो फॉर दिस वी विल गेट द टेबल। सही, तो हम ये 165 से आगे क्यों नहीं जा रहे, क्यों भाई, लाइक 140? क्योंकि रिप्लेस का फॉर्मूला क्या था, f1 f स्टार n माइनस 1 फॉर 1, ठीक है, हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं ना दिस वन, क्योंकि जब आपने कीप करना है तो आपने i+1 मूव करना है, मीन एज को बढ़ाना है, लेकिन जब आपने रिप्लेस करना है तो आपने वापस आ जाना है कि उस इक्विपमेंट की अभी जो वो वैल्यू है वो 1 ईयर के इक्वल आ गई है, ठीक है, मीन दैट इज द स्टार्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है ना। सो क्योंकि आपने रिप्लेस किया तो दैट मीन आपने नया इक्विपमेंट बाय कर लिया, सो जब नया इक्विपमेंट बाय कर लिया तो उसकी लाइफ दोबारा से शुरू होगी ना, जी जी, ठीक है। सो इसलिए जब भी रिप्लेस में आएगा तो रिप्लेस में हमेशा हम एफ स्टार 1 ही लेंगे, ठीक है, ओके। सो अब हमने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू 1 सॉरी for n is equal to 2, so we completed this table, fine, जी, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को पिकअप करेंगे और आगे मूव कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो ये वाला जो टेबल है ये तो रहेगा हर आइट्रेशन में, प्लस जो हर नई आइट्रेशन के अंदर टेबल आता जाएगा उसको हम उसके साथ इनकॉर्पोरेट करते चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट आइट्रेशन का टेबल और ये सेकंड का आ गया, ठीक है, ओके। अगेन फॉर i इज इक्वल टू 0, सो ये वाली वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 190, प्रीवियस टेबल के अंदर एट i+1 क्या था, दैट इज 305, ठीक है। सो इसी तरीके से फॉर i इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, इसी तरीके से फॉर i इज इक्वल टू 2 का लिया एंड सो ऑन फॉर 3 4 एंड अप टू सो ऑन, क्लियर, सही, ओके। एक और चीज देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास जो ईयर है ये कम होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर एवरी आइट्रेशन, रीजन क्योंकि आप i+1 पे मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं जब फॉर i इज इक्वल टू 2 कर रहा हूँ तो मैं 2 और 3 को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स जब मैं 6 को करूँगा 6 और 7 और 8 को नहीं करूँगा, इट मीन ये वाली जो एजिंग है वो कम होती चली जाएगी फॉर एवरी आइट्रेशन, अच्छा, ठीक है, ठीक है।
इसी तरीके से पर रिप्लेसिंग क्या आ जाएगा 190 प्लस एट द एज 1 व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू दैट इज 305 ठीक है then 90 जी जी from again for age is equal to 1 what is the best optimum value इसी तरीके से पर 2 140 plus what is the best optimum value clear सही सो इससे हमने क्या कर लिया n is equal to 3 कैलकुलेट कर लिया क्लियर ठीक ओके अब हमने इस टेबल को लेके चल रहे हैं और साथ में हमारा फर्स्ट टेबल एज इट इज मूव करता चला जाएगा ओके सो ये फर्स्ट टेबल आ गया और ये जो प्रीवियस टेबल की एडिशन आई थी वो हमने लिख ली ठीक क्लियर ओके अगेन अब इसमें देखो जब हम कीप करें तो 190 प्लस इसमें से जो बेस्ट थी 428 और 395 ठीक है सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस कि जब हम 2 पे सो 140 इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लस इन दोनों में से अब बेस्ट प्रॉफिट हमें कहाँ से मिल रहा है कि हम इस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दें सो 295 आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से फॉर रिप्लेस सो रिप्लेसमेंट क्या आ जाएगा 190 प्लस इनमें से मैक्सिमम देन 90 प्लस 428 40 प्लस 428 ठीक है जी सो ये प्रोसेस हमने क्या कर लेना फॉर मूव करते जा रहे हैं व्हेन एट 8 स्टेजेस टू मूव सेम प्रोसेस है ये कर लोगे ना जी ये चल बिल्कुल ये इटरेशंस चलती रहेंगी सेम प्रोसेस चलता रहेगा फॉर n is equal to 8 सो हमने तमाम के लिए 8 स्टेजेस टू गो के लिए प्रोसेस रिपीट करना है क्लियर ओके अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है अब हमने ये डिसाइड करना है हमने ये उसके प्रॉफिट वैल्यूज बेसिकली ये हमारे पास प्रॉफिट वैल्यूज आ गई हैं ठीक है हर इटरेशन में हमारे पास ये प्रॉफिट वैल्यूज का टेबल है जैसे ये प्रॉफिट वैल्यू का टेबल है और जैसे ये प्रॉफिट वैल्यू का टेबल है एट व्हेन 7 स्टेजेस टू गो तो अब आपने करना क्या है अब हमने डिसीजन करना है सपोज सो डिसीजन का रोल ये होगा कि अगर आपका हम कहेंगे कि वी विल कीप द इक्विपमेंट ठीक है अगर आपने किसी पर्टिकुलर ईयर के ऊपर ये कहा है कि इक्विपमेंट को कीप करना है तो फिर आपने उससे पिछले टेबल्स में जाते जाना है और ये i+1 करते हुए देखना है कि हमारे लिए बेस्ट वैल्यू क्या है कि हम इक्विपमेंट को कीप करें या ना करें सही और अगर हमें ये डिसीजन कर लिया कि हमें इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है तो देन फिर आपने ये देख एट i=1 पे प्रीवियस रो में एट i=1 पे देखना है कि व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू वेदर वी शुड कीप द इक्विपमेंट और रिप्लेस द इक्विपमेंट ठीक है ओके सो इस चीज को ज़हन में रखिएगा कीप है तो प्रीवियस इटरेशन i+1 को देखना है तो रिप्लेस है तो प्रीवियस रो में हमने एट i=1 देखना है ओके हम एग्जांपल के तौर पे सपोज हम कहते हैं कि अभी 3 साल जो है वो रहते हैं ठीक है 3 years टू गो है राइट जी और हमारे इक्विपमेंट की जो साल है वो अभी जो है वो 1 year है ठीक है व्हेन n is equal to 3 and i is equal to 1 सो अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन 3 साल जो नेक्स्ट 3 साल अभी रहते हैं क्या हम उनके अंदर उन 3 साल हमें हमारे पास क्या डिसीजन होगा क्या हम उसको कीप करेंगे या हमने रिप्लेस कर देना चाहिए ठीक है सो अब हम क्या करेंगे व्हेन n is equal to 3 का मतलब है 3 स्टेजेस टू गो सो हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास है 3 स्टेजेस टू गो ये आ गया ठीक है सो 3 मोर स्टेजेस टू गो सो अब मैं क्या करूँगा एट i is equal to 1 right at i is equal to 1 सो यहाँ पे मैं अब ये देखूंगा कि मेरी जो प्रॉफिट वैल्यू है वो कीप के अकॉर्डिंगली बढ़ी है या रिप्लेस के अकॉर्डिंगली बढ़ी है सो द वैल्यू ऑफ कीप इज लार्ज सो इट मीन मेरा n is equal to 3 i is equal to 1 पे जो मेरा डिसीजन है दैट इज 428 which means keep ठीक है ओके
अब हमने क्या करना है, प्रीवियस पे जाना है जब 2 मोर स्टेजेस टू गो। सो जब आपका डिसीजन आई कीप है तो इसका मतलब है आपने i+1 पे देखना है प्रीवियस रो में। सो जब मैं n=2 पे जाऊंगा तो मैंने क्या देखना है, एट i=2 पे। सो मैं जब 2 पे आया एट i=2 पे देखा अगेन, सो मेरी जो बेस्ट डिसीजन क्या होगा कि आई शुड कीप दिस इक्विपमेंट। ठीक है, और ये n=3 है ना, n=2 सारी चीजें 2। हाँ पीछे। अब आपने क्या करना है अगेन, अब हमने जाना है n=1 पे जाना है और अब आपने अगेन i+1 मीन है i=3 के ऊपर देखना है कि व्हाट वुड बी योर डिसीजन। सो i3 व्हाट वुड बी द डिसीजन, कीप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो दैट मीन्स अगर हमारे पास 3 स्टेजेस रहती है, मीन 3 साल रह रहे हैं, ठीक है, और अभी इक्विपमेंट को 1 साल हुआ है हमें लिए हुए, तो हमारा डिसीजन ये है कि फॉर दिस इक्विपमेंट वी शुड कीप दिस इक्विपमेंट फॉर 3 years। कैन भी जरा ये फाइनल मुझे n=3 का दिस जो इसके मैं एनालिसिस कर रहे हैं जी। जी, अब दोबारा से देखिए, ये देखना कीप कीप कीप, ये क्या आया कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका डिसीजन है कीप, ठीक है, जी, तो अपने प्रीवियस रो की i+1 पे देखना है नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अगर ठीक, रिप्लेस है तो आपने हमेशा i=1 पे देखना है, ठीक, ठीक इन है। द प्रीवियस। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर n7 है और i2 है, मीन 7 मोर ईयर्स रहते हैं और लेकिन आपके इक्विपमेंट को जो है वो 2 साल उसकी एज है, ठीक है। ठीक, सो बेसिकली आपके इक्विपमेंट की जो है वो 2 इयर्स एज है और हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं फ्रॉम द 7 मोर स्टेजेस टू गो। लाइक इस स्टेज पे रहते हुए मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे इक्विपमेंट को कब कीप करना चाहिए और कब रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है, ठीक, ओके। सो व्हेन n=7 i=2, सो व्हाट माय डिसीजन, मेरा डिसीजन क्या है कि मुझे रिप्लेस कर लेना चाहिए, ठीक है, जी, जी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ कि जब 6 साल और रहते हो, ठीक है, 6 मोर ईयर्स रह रहे हो और अब मुझे i= किस पे देखना पड़ेगा, 1 पे। क्यों, क्योंकि मेरा डिसीजन क्या है, रिप्लेस, ठीक है ना, ठीक, ओके। प्रीवियस स्टेप में गया, सो मुझे 1 पे देखना है, सो व्हाट वुड बी द डिसीजन, दैट इज कीप, मुझे कीप करना चाहिए इस इक्विपमेंट को, ठीक, ठीक है। अब अगर कीप आ गया तो इसका मतलब है मैंने प्रीवियस जब टेबल पे जाता था मैंने किसको देखना है, i+1 2 पे देखना है, ठीक है। ठीक, सो पहला आया था रिप्लेस, अब आ गया कीप, तो कीप आया तो हम i+1 पे जा रहे हैं प्रीवियस में, तो दैट इज, सो मेरे पास डिसीजन क्या आ रहा है, अगेन रिप्लेस, क्योंकि रिप्लेस की वैल्यू बड़ी आ रही है तो इसलिए हमारे पास डिसीजन क्या आ जाएगा, वी शुड रिप्लेस इट, ठीक है, कि अगेन रिप्लेस आया है तो इसका मतलब मैं अगेन क्या करूँगा कि प्रीवियस रो पे जाऊँगा तो मैं अगेन 1 पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। सो अगेन मैं 1 पे आ गया, सो 1 पे जब मैं आया, सो व्हाट वुड बी द डिसीजन, सो आई शुड कीप इट, ठीक है जी, ओके। अगेन कीप आ गया तो इसका मतलब है मुझे नेक्स्ट पे मूव करना है प्रीवियस में, सो 3 पे मुझे 2 पे आना है, सो 2 पे है, so the larger is I should keep it, so it means I should keep this equipment, okay। प्रीवियस में जाना है, so मैंने क्या देखा है 3 पे, so again the decision is I should keep it क्योंकि प्रॉफिट कीपिंग का मैक्सिमम है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, हम i=4, so again the decision is I should keep it, ठीक है जी। सो इट मीन हमारा ओवरऑल एनालिसिस क्या आया,
सो ओवरऑल एनालिसिस ये आया कि हमने कहा कि जब 7 स्टेजेस इनके साथ साथ रहते हैं, 7 मोर ईयर रहते हो और इक्विपमेंट की एज 2 साल है, ठीक है ना, तो हमें इक्विपमेंट को रिप्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, देन जब रिप्लेस किया तो हम 1 ईयर पे वापस आ गए, तो इट मीन हमें उसको फिर उसको कीप करना चाहिए। सो कीपिंग से क्या बना था, इट मीन 6 साल और रखते हैं और इक्विपमेंट की एज हो गई 1, ठीक है, एज थी 1, सो इट मीन्स हमें कीप करना चाहिए एक्सेप्टली। नेक्स्ट पे हमारा डिसीजन आया कि हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, बट फॉर द नेक्स्ट वी शुड कीप दिस इक्विपमेंट। ठीक है जी, इज इट क्लियर? सो दिस इज बेसिकली हमारे पास था ये प्रॉब्लम, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम थ्रू डायनामिक प्रोग्रामिंग यूजिंग बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच, टेबुलर मेथड। ओके, अब हम जो है वो बेसिकली देख रहे हैं how we can solve the linear programming problem using dynamic programming approach. ठीक है, सॉरी लीनियर एंड नॉन लीनियर। सो ये वाली एग्जांपल है कि हमारे पास नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग की आ रही है, ठीक है, या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के पर्सपेक्टिव से आ रही है। लाइक इक्विपमेंट वाला प्रॉब्लम क्लियर हो गया जी? ओके, इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी वांट टू मिनिमाइज दिस c where c is equal to x1 plus x2 plus x3, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, दैट इज x1 into x2 into x3 is equal to 27 है, और these are the multiplication, ठीक है, दो की वी ऑलरेडी नो द आंसर, लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई द डायनामिक प्रोग्रामिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरह के जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें स्टेज हमेशा जो है वो ईच वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, जो स्टेट है वो हमेशा अवेलेबल रिसोर्स एट पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अवेलेबल रिसोर्स एट पर्टिकुलर स्टेट, और डिसीजन वेरिएबल्स ऑब्वियसली जो वैल्यूज है वो डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, और क्राइटेरिया का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। सो जब हम आ जाएंगे 1 स्टेज टू गो, सो 1 स्टेज टू गो का क्या मतलब है कि अब हम प्रॉब्लम सिर्फ ये वाला देख रहे हैं, मिनिमाइजिंग z is equal to x3 और कंस्ट्रेंट x3 is equal to 27, सो बेसिकली ये वाला प्रॉब्लम हम सिर्फ देख रहे हैं, ओके। सो इसमें हमारे पास n स्टेज टू गो है, सो इट मीन at state 1 x3, so f of क्या आ जाएगा, that is equal to x3, क्लियर? x3 हमने क्यों किया, क्योंकि हम बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच अडॉप्ट करें ना, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दैट इज दिस वन, ठीक है, सो फंक्शन क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू x3, ओके। सो द ऑप्टिमम वैल्यू क्या आएगी, सो f1 स्टार वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x3, ठीक है जी, सब्जेक्ट टू x3 के, क्योंकि ये इक्वालिटी साइन है तो इसका मतलब है जितने के जितने रिसोर्सेज अभी हम बैकवर्ड कर रहे हैं वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो है वो हम x3 को असाइन कर देंगे, व्हिच इज इक्वल टू s1, अच्छा। सो बेसिकली इस वक्त जो s1 है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज जो बच गए हैं फ्रॉम x2 और x1 से, वो रिसोर्सेज आपने x3 को साइन करने, ठीक, क्लियर, क्योंकि हम बैकवर्ड कर रहे हैं, ओके। सो इसकी बेसिस के ऊपर हमने क्या कर दिया कि हमारे पास जो x ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ x3 स्टार है व्हिच वुड बी इक्वल टू x1, सॉरी s1, ठीक है जी, और that is f1 star s1 would be equal to x3 का क्या मतलब है कि x3 की वैल्यू थी s1, तो हमने क्या कर दिया, f1 स्टार की वैल्यू चली s1, ठीक, okay, now we are moving and we have 2 more stages to go, okay, जो 2 stages to go है, so f2 it mean अब हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं x2 plus x3
subject to x2 into x3 is equal to 27. ठीक है, so ये हमारे पास प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, f2 s2 x2 is equal to x2, ठीक है, this is the state variable, this is the state x2 plus previous iteration की best optimum value, so previous iteration की best optimum value किसे represent करोगे, f1 star s1, ठीक है, जी जी ओके, जबकि जो s1 है वो क्या है, वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है जो रिसोर्सेज बच गए हैं फ्रॉम S2, इतना, क्योंकि अभी हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम को, सो दैट मीन्स कि आपके पास S1 के वो रिसोर्सेज आएंगे जो S2 से बच जाएंगे, सो कितने रिसोर्सेज S2 ने कंज्यूम कर लिए, तो वो क्या आ जाएगा, S2 डिवाइडेड बाई X2, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से आया, ठीक है ना, तो इसका यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब हम ये वाली कंस्ट्रेंट देख रहे हैं तो ये आएगा x2 मल्टीप्लाई बाई x3 इज इक्वल टू s2, ठीक है ना, सो रिसोर्सेज नहीं है, सो इट मीन नेक्स्ट के अंदर जब हमारे पास जाएगा तो दैट वुड बी इक्वल टू s2 डिवाइडेड बाई x2, क्लियर, ओके, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास ये आ गया तो अब हमारे पास f2 स्टार s2 स्टार क्या होगा, दैट वुड बी मिनिमाइजिंग x2 ये वाला प्लस s1 किसके बराबर है, s2 डिवाइडेड बाई x2, ठीक है, ओके, अब हमने क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है, सो वी शुड डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है, जी जी ठीक है, सो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x2, सो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा प्लस s2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर, क्लियर, अच्छा ठीक है, और उसको हमने इज इक्वल टू 0 पुट करके x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ओके, सो इट मींस अगर हम कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और हम उसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसके लिए दो कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, वन इज नेसेसरी कंडीशन एंड अदर इज अ सफिशिएंट कंडीशन, सो किसी भी फंक्शन के मिनिमम होने के लिए दोनों कंडीशन को यूज करते हुए हम जो उसकी वैल्यू निकालते हैं, अभी ये जो हमने क्या किया, जब हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x2 और उसको 0 पुट किया, सो हमने नेसेसरी कंडीशंस को अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाल ली, अब हमें सफिशिएंट कंडीशन भी अप्लाई करनी है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है कि जो आपके पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन का आंसर है उसको आप दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x2 डिफरेंशिएट करोगे और ये मेक श्योर करोगे कि क्या वो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन, ठीक है, सो अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x2, सो वी विल गेट द वैल्यू इन अ पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, हमारे पास इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, सो अगर आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि वो फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो रहा है एट व्हाट, एट x2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s2, ठीक है, सो अब हमारे पास दैट मीन x2 का जो ऑप्टिमम वैल्यू है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s2, सो x2 स्टार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s2, और इसको यूज करते हुए हमने f2 star s2 कैलकुलेट कर लिया which is equal to what, which is equal to this, so x2 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ s2 प्लस s2 और x2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ s2, इसको अगर हम सिंपलीफाई करें so we will get 2 square root of s2, क्लियर, ये क्लियर है, ठीक है, ओके, अब हम वापस आ जाते हैं 3 stages टू, सो 3 stages टू को अब हम एंटायर प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास S3 लिख लो या हम 27 रिसोर्सेज एज इट इज पड़े हुए हमारे पास जो कि हम असाइन करना चाह रहे हैं टू x1, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेट में x1
प्लस ऑप्टिमम वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस, ठीक है, 2 स्टार S2, so which is equal to x1 plus, so ऑप्टिमम वैल्यू क्या आएगी कि वो रिसोर्सेज आफ्टर असाइनिंग टू x1 जो रिमेनिंग बच गए वो S2 को असाइन होंगे, क्लियर। सो रिमेनिंग जो रिसोर्सेज है वो कितने बचेंगे 27/x1, क्योंकि 27/x1 को असाइन हो जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो S2 के लिए चले जाएंगे। So that means S2 जो है वो बराबर है 27/x1। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें F3 स्टार ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है, so we want to minimize this one। so minimize क्या है, x1 plus F2 स्टार S2 किसके बराबर है, that is 2 square root of S2, ठीक है। so 2 आ गया, S2 बराबर है that is 27/x1। ओके, अब हम इस फंक्शन को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, क्लियर। जी जी डिफरेंशिएट तो कर लोगे ना, डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, कोई इशू तो नहीं है इसमें। जी जी ओके नहीं देख लो बेंच। ओके, इसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे विद रिस्पेक्ट टू x1 तो ये क्या जाएगा 1 जी जी प्लस ये 2 तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट को जब आप करोगे तो वो 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 2, ठीक है जी जी राइट, और -1/2 प्लस बिल्कुल ठीक। सो इसको आप एक दफा करना सॉल्व करके मसला और मुझे बताना। पावर में हम कैसे एडिशन करेंगे 1/2 प्लस 1 ना, बिल्कुल बिल्कुल, पावर नीचे आ जाती है, पावर में से एक कम कर देते हैं, -1 -1/2 -1, ठीक। नॉर्मली जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने जो है वो रूल याद रखना, PFA, ठीक है, PFA, that is a rule for the differentiation। P stands for power, ठीक है, power, F stands for function, और A star for stand for angle, ठीक है जी। सो आपने सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना होता है, फिर फंक्शन को, फिर एंगल को। अब इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में हमारे पास जो है वो सारे के सारे क्योंकि हैं ठीक है, इस फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, पावर और फंक्शन है। पावर क्या थी 1/2 और फंक्शन क्या था 27/x1, ठीक है। सो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27 एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिए, और 1 ओवर x1 स्क्वायर रूट को मैंने डिफरेंशिएट की है, ठीक है। सो जब हम x1 के रूट को ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, x1 की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है, और -1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन x1 की पावर -1/2 -1 क्या आ जाएगा, -3/2, राइट। सो इसको इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, सो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू x1, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगेन अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हमने लिया, सो अगेन आपके पास इस फंक्शन का दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इफ यू आर मिनिमाइजिंग दिस फंक्शन, ठीक है। सो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन दैट sufficient condition also fulfilled। So if this condition is fulfilled, so that means F3 star 27 would be equal to
क्या आ जाएगा x1 की ऑप्टिमम वैल्यू क्या निकलिए 3 प्लस 2 27 और x1 की वैल्यू क्या 3। सो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सो f3 स्टार 27 इज इक्वल टू क्या है 9 विच इज इक्वल टू s2। ठीक है ना? ओके सो x1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। s2 अगर हम प्रीवियस में जाए तो x2 स्टार किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ s2। सो स्क्वायर रूट ऑफ s2 क्या है 9। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। और जब हम पीछे जाएं तो x3 स्टार किसके बराबर था s1 के। सो दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है सो हमारे पास आंसर क्या आ गया x1 3 x2 3 and x3 3। So the objective budget would be the minimization which is 9। क्लियर हो गया? जी ओके अब हम क्या करेंगे आइडिया बिल्कुल यही है। ठीक है लेकिन हम आइडिया बिल्कुल यही है लेकिन हम जो है वो टीचर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है और जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ विच इज द नैपसैक प्रॉब्लम। ओके नैपसैक प्रॉब्लम का आइडिया आपको होगा। उसमें क्या होता है कि हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट को। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू। ठीक है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डिसीजन वेरिएबल। सब्जेक्ट टू हमारे पास क्या है दिस इज द टोटल वेट राइट। और ये क्या है हमारे पास ईच इंडिपेंडेंट आइटम्स वेट। सो इसी फॉर्म के अंदर जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ विच इज इक्वल टू कि हमने मैक्सिमाइज करना है। सो 7 8 4 9 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है v को दैट इज द वैल्यू ऑफ द आइटम्स y1 y2 y3 y4 that is the values of x j's in different items को इंडिकेट कर रहे हैं। और सब्जेक्ट टू जो है ये 3 2 1 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को। ठीक है और ये ओवरऑल इसकी ओवरऑल डिपेंड को नॉर्मली क्या कहते हैं जब हम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम अपने इस प्रॉब्लम को रीराइट इस तरह से करें कि अगर आपकी कंस्ट्रेंट में कोई वेरिएबल जिसका ऑप्शन 1 है हम उसको पहले लिख लें सॉरी उसको लास्ट में लिख लें। ठीक है बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को रीअरेंज करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास y3 जो है वो उसका कोएफिशिएंट 1 है तो हम जब रीअरेंज करेंगे तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे और इसको एंड में ले आएंगे विद दिस। मतलब देखो बाकी सेम है। ठीक है मैंने y4 को क्या कर दिया x3 कर दिया। ठीक है और y3 को मैंने x4 कह दिया। सिंपल ये किया जस्ट y3 को एंड में लाने के लिए। सो y3 x4 को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि x3 y4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक ये हमने क्यों किया है ताकि हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है अच्छा तो वो ठीक है हाँ ओके सो हमारे पास जो है वो स्टेजेस स्टेज रिसीवर और कोएफिशिएंट ऑफ क्राइटेरिया सेम वही रहेगा। स्टेजेस ईच वेरिएबल आ जाएंगे। स्टेज हमारे पास क्या दैट इज द रिसोर्स अवेलेबल फॉर एलोकेशन। ठीक है ओके सो अब हमारे पास क्या है कि मैं फर्स्ट आइटरेशन जो परफॉर्म कर रहा हूँ लाइक फर्स्ट आइटरेशन के दैट वन मोर स्टेज टू गो मैं इस वक्त सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम देख रहा हूँ। mean objective function is maximizing 4x4 subject to k x4 is less than or equal to 15 so 15 is my resource clear okay so मेरे पास क्या आ जाएगा f1 star s1 is equal to maximizing 4x4 subject to x4 is less than or equal to s1 is the resources which is left for the decision variable x4 so इस वक्त 15 जो है वो बेसिकली S1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ओके और साथ में हम क्या है बेसिकली
ये हम इंटीजर प्रोग्रामिंग सॉल्व करें तो एक्स4 मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए। ओके सो अब हम अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर की assumption लगा रहे हैं, हमारे पास f1 स्टार s1 जो है दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4s1। ये 4s1 कहाँ से आए, क्योंकि x4 स्टार जो है दैट इज इक्वल टू s1, x4 स्टार इज इक्वल टू s1, सो f1 स्टार s1 क्या आ जाएगा दैट इज 4s1। सही ठीक है ओके नाउ there is a two more stages to go, two more stages to go means अब हम ये वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है so two more stages to me that is 9x3 plus f1 star s1, so f1 star s1 जो है वो हम जो हमने previous iteration में सॉल्व किया हुआ, clear? Okay, so the optimum value of this cycle starting for this that would be maximizing 9x3 plus f1 star s1 क्या होगा, s1 represent कर होगा the resources left for this iteration, so resources left किसको हम indicate करेंगे s2 minus 2x3, so ये कहाँ से आया, इस वक्त इसमें जो इस iteration में हमारे पास resources represent हो रहे हैं which is with respect to s2, ठीक है s2 यहाँ पे, सो रिमेनिंग कितने बचेंगे कि इस स्टेज पे यूज कितने हो रहे हैं 2x3, सो 2x3 यूज हो रहे हैं, सो जो s1 बराबर होगा दैट वुड बी x2 minus 2x3 that would be equal to s1, ठीक है जी ओके सो हमारे पास जो ऑप्टिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी दैट इज मैक्सिमाइजिंग 9x3 प्लस f1 स्टार s1 किसके बराबर था 4s1 के, सो 4s1 किसके बराबर है s2 minus 2x3, ठीक है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट मैक्सिमाइजिंग 4s2 plus x3, क्लियर ओके अब क्योंकि हम ये इंटीजर प्रोग्रामिंग सॉल्व करें तो हमने अज्यूम किया कि s2 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है सो इट मीन हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू है दैट मस्ट बी नॉन नेगेटिव प्लस इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है सो इट मीन ठीक है सो इट मीन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x2 plus x3, सो x3 की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी द, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम कहते हैं लोअर राउंडेड वैल्यू, ठीक है लोअर राउंडेड वैल्यू, सो s2 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे, सो बेसिकली इसका मतलब ये आएगा कि जो भी आपके पास नंबर आएगा आपने उसका लोअर इंटीजर नंबर लेना है, ठीक है सो इसलिए हमें यहाँ पे हमारे पास इंटीजर नंबर लेने के लिए सो लोअर इंटीजर ऑफ s2 डिवाइडेड बाय 2, ओके सो अगर x3 स्टार बराबर है लोअर इंटीजर ऑफ द s2 देन f2 स्टार s2 किसके बराबर आ जाएगा 4s2 प्लस x3 की जगह पे हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया s2 by 2 दैट इज विद द लोअर इंटीजर, ओके नाउ three more stages to go mean अब हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है ओके सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 3 स्टेजेस मीन स्टेट वेरिएबल है 8x2 प्लस सो आपके पास f2 स्टार s2 मीन दैट इज द प्रीवियस टेबल्स बेस्ट वैल्यू, सो f2 स्टार s2 क्या है दैट इज दिस वन, ठीक है बट s2 किसके बराबर होगा s2 बराबर होगा s3 minus 2x2, ठीक है s3 minus 2x2 उसके बराबर आ जाएगा, क्लियर ओके सो अब हमने f3 स्टार s3 निकालना है which is maximizing 8x2 as it is आ गया, अब f2 स्टार s3 minus 2x2 अगर हम प्रीवियस टेबल पे जाएं सो ये क्या आ जाएगा s4 as it is आ गया, s2 किसके बराबर है s3 minus 2x2 के प्लस
S2 किसके बराबर है, S3 माइनस 2x2 ठीक है जी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वी आर गेटिंग दिस क्लियर। ओके सो अब हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास S3 जो है वो नॉन नेगेटिव और इंटीजर आना चाहिए। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू है, ठीक है, बेशक S3 की वैल्यू जो भी इंटीजर नंबर है, x2 की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, हमें जबकि नेगेटिव होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर फिर क्या बचता है, 0, ठीक है। सो अगर x2 0 है तो यहाँ पे हम 0 पुट करें तो आपके पास आंसर क्या देगा, 4s3 प्लस लोअर इंटीजर ऑफ s3 by 2. Now 4 stages to go. So 4 stages to go का मतलब ये है कि now we are watching the entire problem in this चारों variables. So ये क्या आ जाएगा, अब S4 की बजाय हमने इसको लिख लिया 15. So 7x1 plus f3 star s3 और s3 किसके बराबर है, s3 बराबर है 15 minus 3x1 ठीक है। Okay, so maximizing 7x1 plus f1 star 15 minus 3x1. Okay, now what we will do to compute the f4 star 15 maximizing 7x1 plus जबकि f3 star s3 किसके बराबर था, वो बराबर था जी 4s3 plus s3 by 2. So s3 की जगह पे हम पुट कर देंगे 15 minus 3x1 क्योंकि s3 बराबर है 15 minus 3x1 प्लस s3 बराबर था 15 minus 3x1 divided by 2 जी, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि x1 की वैल्यू जो है तो हमारे पास क्या हो सकती है, इट कैन टेक फ्रॉम 0 to 5. 0 to 5 को कैसे वैल्यू हो सकता है, ठीक है, x1 की जो वैल्यू हो सकती है वो ये 0 to 5 कैसे हो सकती है, क्योंकि x का कोफिशिएंट है 3x1, ठीक है, 3 कोफिशिएंट है उसका और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है विच इज 15. सो या तो x1 0 होगा क्या 1 हो सकता है, अगर 1 हो सकता है तो इट मीन तो 3 into 1 और 15 में से 3 के तो बाकी बचेंगे 12. अगर 2 यूज कर सकता है, 3 यूज कर सकता है, 4, सो मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हैं, 5. ठीक है, तो x1 5 होगा तो 15 माइनस 15 x1 में सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है, नहीं सारी स्पेस यूज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम x को जो है वो 0 से लेकर 5 तक हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी बेस्ट ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे कि हमारे लिए तो क्या है। सो वो हमने देखा कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 67 और वो 67 किसके अगेंस्ट आ रही है, जब x1 जो है वो बराबर है 0, ठीक है। अगर x1 0 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे 15 वो 15 अभी भी अनयूज्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम बैक पे जाएंगे तो हमारे पास x2 स्टार्ट किया था प्रीवियस साइट्रेशन में 0 था, तो x2 स्टार 0 था, इट मीन x2 स्टार 0 है, अभी भी s2 जो है 15 हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे x3 स्टार पे, यानी कि इससे प्रीवियस साइट्रेशन में जब 2 मोर स्टेजेस हैं तो वहाँ पे दिख रहा है x3 स्टार जो है बराबर है s2 by 2. सो इट मीन s2 क्या है 15, सो 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग. सो हमने कहा हमने लोअर इंटीजर नंबर लेना है, सो लोअर इंटीजर नंबर क्या आ जाएगा 7, सही, ठीक है। सो अगर x3 में 7 यूज करें तो बाकी कितने बच गए, ठीक है। सो आपके पास x4 कितना है, किसके बराबर था, फर्स्ट इटरेशन में दैट इज इक्वल टू s1, सो x4 स्टार इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है जी। अब हम अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पे आते हैं y पे, जिसमें x1 बराबर है y1 के, x2 बराबर है y2 के, जबकि x3 बराबर है y4 के और जबकि x4 बराबर है y3 के। सो हमने उनकी वैल्यूज लिख दी है, ठीक जी।
ठीक है। सो दैट मीन हमें फर्स्ट यूनिट की कोई वैल्यू नहीं पुट करनी, सेकंड की कोई नहीं, थर्ड का 1 और फोर्थ के 7 यूनिट हमें पुट करने चाहिए। सो हमारा जो प्रॉफिट है दैट वुड बी द मैक्सिमम वन। ठीक, इज इट क्लियर? सही, काफी है, आगे चले हैं। अब कौन सा करना है कि भाई अगला, यानी अभी ये लास्ट है फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर हल कर लेते हैं। चल ये भी कर लेते हैं जी, फिर खत्म क्योंकि हो ये भी जाएगा। खत्म हो जाएगा लीनियर। ओके, ये वाला जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं बेसिकली दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग विद टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। जी ओके, सो इसमें हमारे पास अगेन स्टेजेस के हैं। ये जो वेरिएबल स्टेट है दैट इज द रिसोर्स अवेलेबल आफ्टर द एप्लीकेशन। इसको मैंने यू कह दिया, इसको मैंने वी कह दिया। ठीक है। और डिसीजन वेरिएबल्स के दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्सचेंज, और प्रॉफिट हमने मैक्सिमाइज करना है। सो हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन के अकॉर्डिंगली क्या जगह व्हेन वन स्टेज टू गो, इट इज राइट नाउ वी आर वाचिंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी, सॉरी दिस एंटायर प्रॉब्लम। सो हमने f1 स्टार क्या जगह into u1 v1 that is maximizing 5x2। ओके, जी जबकि x2 स्टार क्या होगा that would be minimum from u1 v2। ये u1 v2 कहाँ से आया? from the constraint, क्योंकि x2 less than or equal to u और 2x2 is less than or equal to v। ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया u, और यहाँ से x2 क्या आ जाएगा v divided by 2। ठीक है। सो द ऑप्टिमम वैल्यू वुड बी, हमारे पास क्या देगा 5, जबकि x2 स्टार बराबर है मिनिमम फ्रॉम दिस। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू व्हेन टू स्टेजेस, मीन हम एंटायर प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या देगा f2 is equal to uv, uv mean 5 और 12, x1 is equal to, so ये क्या देगा 6x1 plus f1 star of u, वो क्या आ जाएगा दैट इज 5 माइनस x1, जी और v क्या होगा यहाँ पे 12 माइनस 3x1। सही। ठीक है। ओके, सो f1 5 12 मैक्सिमाइजिंग 6x1 f1 स्टार। सो f1 स्टार की जो वैल्यू थी वो क्या है दैट इज 5 इनटू मिनिमम ऑफ दिस। सो 5 एज इट इज आ गया मिनिमम। जी ठीक है। u1 किसके बराबर है 5 माइनस x1, जबकि ये बराबर है v बराबर है 12 माइनस 3x1 और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? सही। और रेंजेस क्या आ गई कि x1 है फ्रॉम 0 to 5, और जो हमारे पास x1 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से लेके 3x1 12 तक। ठीक है। सो इट मीन अब हमें करना क्या पड़ेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू। हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, या बेसिकली आप कहें कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो कब किस वैल्यू के अगेंस्ट इक्वल आते हैं। सामने से कर दिया 5 माइनस x1 इज इक्वल टू 12 माइनस 3x1 डिवाइडेड बाय 2। सही। ठीक है। सो at the value of x1 is equal to 2, both the functions are equal। ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें हमारे पास x1 की जगह देते हैं 2, तो इसका मतलब है कि दोनों फंक्शंस इक्वल हैं at x is equal to 2। ठीक है। ठीक जी। सो अब हमने बेसिकली रेंज कैलकुलेट करनी है। सो द मिनिमम रेंज इज 0, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम रेंज है 5 और इसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी 12 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज 4। ठीक है। सो इट मीन हमारे पास दो रेंजेस आ गई, वन इज 0 to 2 व्हिच इज दिस पार्ट, अदर वन इज 2 to 4। सो 0 to 2 में हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा मैक्सिमाइजिंग 6x1 प्लस 5, और ये पहले वाला पार्ट 5 माइनस x1। जबकि 2 से 4 के लिए कौन सा बन जाएगी, इस जगह पे ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा।
सही है। ठीक है जी। ओके, अब हम ये कहते हैं कि जब x की वैल्यू है 2 सॉरी 0, सो इट मीन हम इस फंक्शन को लेके चलेंगे। ठीक है, सही है। जब x1 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है z की वैल्यू क्या है, 0 0, सो बेसिकली 5 into 5 25 आ गया। जब x इज जी इक्वल टू 2 है, वो 2 बेशक आप फर्स्ट फंक्शन में पुट करो, बेशक सेकंड फंक्शन में पुट करो, विल गेट द वैल्यू 27। जी ठीक है, देन x1 is equal to 4, so x1 is equal to 4 आ गया, that is the second function में जब हम x1 is equal to 4 put करेंगे so we will get the value 24। 24 जी जी। ठीक है जी, so x1 तो आ गया हमारे पास 2 और ऑप्टिमम वैल्यू है 27, so what could be the value of x2, so x2 जो है that is the best minimum from u1 और v1 by 2। ठीक है, जबकि u1 बराबर है 5 minus x1 और v1 बराबर है 12 minus 3x1, सो हम जस्ट x1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 2, सो वी आर गेटिंग मिनिमम 3 और 6 by 2, सो द x2 भी हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 3। सो आंसर क्या आया, x1 भी 2 और x2 जो है वो 3, सो द ऑप्टिमम वैल्यू विल बी 27। इज इट क्लियर? ओके जी, सो ये हमारे पास था डायनामिक प्रोग्रामिंग। आई होप अच्छा मैंने उसमें प्रॉब्लिस्टिक वाले पार्ट को स्किप कर दिया क्योंकि आपके वो प्रॉब्लिस्टिक पार्ट नहीं था। ठीक है, अगर कहोगे तो फिर फ्यूचर में इसको अच्छा तरह डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, जरूरत पड़ी तो मैं इंशाल्लाह जरूर। चलें ठीक है, और कल कौन सा है?